हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड होगा ह्यूमन कैपिटल और फेडरलिज्म से रिलेटेड। सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है कि डिसेंट्रलाइज्ड जो अप्रोच अगर अपनाई जाए तो हमारा जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है अगर उसकी लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को अपनाया जाए तो जो डेवलपमेंट आउटकम्स है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज होकर के आएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। मान लो कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उसके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, कोई और तरीके की एक स्किल है जिसकी वजह से वो हमारे इंडिया की, हमारे देश की, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। मान लो कोई कम पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसको कम फायदा होगा, लेकिन कोई अच्छा एजुकेटेड बंदा है, उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो हमारी कंट्री को डेवलप करने में वो और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो स्किल्स होती हैं या नॉलेज होती है वो ही होती है ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा लो है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें इंडिया की 116वीं रैंक आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 में जो हुआ है उसके जो डाटा आए हैं उसमें ये बोला गया है कि कुछ स्टेट्स में तो जो माल न्यूट्रिशन इंडिकेटर जो हैं वो स्टेगनेट हो गए हैं और कुछ स्टेट्स में और ज़्यादा इसका लेवल गिर गया है, मतलब माल न्यूट्रिशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 ये चीज़ दिखाते हैं कि हमारे इंडिया में जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये जो लर्निंग वाली प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है, ह्यूमन कैपिटल जो इंडिकेटर हैं वो और ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। तो ये हमने डाटा देखी। अब हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ इनिशिएटिव किए हैं जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकें। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने इस बात को हाईलाइट किया था कि हमें माल न्यूट्रिशन को इंटरवेंट करने की, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए उसको इंटरवेंट करने की आवश्यकता है। और उसी के आधार पर नीति आयोग का जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है उसी के आधार पर पोषण अभियान को लॉन्च किया गया। और ये जो पोषण अभियान है वो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। हमारा जो लेटेस्ट बजट आया है उसमें भी मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान जो कि सेंटर की फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम 2018 से चलाई जा रही है, इसके बारे में बात की गई है। मतलब न्यूट्रिशन की बात की जा रही है और एजुकेशन की बात भी की जा रही है। हालांकि अगर और देशों के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया सिर्फ अपनी जीडीपी का 4% मतलब 1% हेल्थ के ऊपर और 3% एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, जो अगर अन्य देशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कम है। अब हमने ह्यूमन कैपिटल को देख लिया, समझ में आ गया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर मतलब स्किल डेवलप करनी है, लोगों को न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा करके उनमें स्किल डेवलप करनी है, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। मतलब मानव की एक कैपिटल वैल्यू क्रिएट करने के लिए जो कैपिटल लगाई जाती है और उससे जो मानव की एक कैपिटल बनेगी, एक वैल्यू बढ़ेगी, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। अब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन पहले क्या होता है। सबसे पहले हम वो समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि अपर लेयर, मान लो हमारे इंडिया में 3 लेयर गवर्नमेंट है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है और उसके बाद में जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है जैसे पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो 3 लेयर गवर्नमेंट हो गई। अगर पावर सेंटर से आए स्टेट में और स्टेट से आए लोकल गवर्नमेंट है तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अपर लेयर से पावर जब नीचे की तरफ आती है तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है कि अगर
डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया जाए तो उसके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो कैसे किया जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जैसे सेंटर जो है वो अपने टैक्स, देखो क्या होता है कि सेंटर के पास में टैक्स कलेक्ट ज़्यादा होता है और स्टेट खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो जो सेंटर के पास टैक्स ज़्यादा आता है, अगर उस टैक्स को अच्छे से बंटवारा किया जाए, उसका पार्टीशन किया जाए और स्टेट्स को अच्छे से उसका पैसा दिया जाए, तो जो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में, उसको इंक्रीज करने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन होता है, मतलब टैक्स का जो रेवेन्यू का जो पैसा आता है उसको कैसे बांटना है, उसके लिए हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसमें बोला था कि 58% जो रेवेन्यू का पैसा आता है वो सेंटर के पास होना चाहिए और 42% स्टेट के पास जाना चाहिए। अब जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने भी सेम रिकमेंडेशन लगाई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया है कि 59% सेंटर के पास और 41% स्टेट के पास। इसका मेन कारण ये है कि J&K पहले स्टेट था, अब यूटी में चेंज हो गया है। तो यूटी चेंज हो गया तो सेंटर की मोर रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंटर मोर रिस्पॉन्सिबल है टू यूटी, इसीलिए 41% कर दिया गया है स्टेट के द्वारा। एक तो जो रेवेन्यू का पैसा है उसको अच्छे से बांटा जा सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात कर रहे हैं हम। दूसरा क्या किया जा सकता है, ग्रांट इन एड को बढ़ाया जा सकता है पब्लिक पर्पज के लिए। और क्या किया जा सकता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको कंडीशनल किया जा सकता है। मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के पैसा लगाते हैं। मतलब क्या होता है, खर्च होता है कि जैसे 70% सेंटर खर्च करेगा, 30% स्टेट खर्च करेगा। तो इसको कंडीशनल अगर हम लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा, मतलब सेंटर को, स्टेट को ये बोला जाए कि अगर आप ये अपने यहाँ पर सुविधाएं करोगे तो आपको इनके थ्रू जो पैसा है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इनमें भी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं वो इनपुट बेस्ड होती हैं, मतलब पहले पैसा दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन ये आउटपुट बेस्ड अगर हो, अगर आपको पैसा दिया जा रहा है उससे आपने क्या आउटपुट निकाला, अगर आप इतना आउटपुट निकाल पाओगे तो क्या हो, आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा ये माना जाता है कि इनमें जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, वो स्टेट लिस्ट वाली होती हैं। तो एक तरीके से सेंटर इंटरफेयर करता है स्टेट के काम में। तो आप पैसा तो दे रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन को तो बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन सेंटर की, स्टेट की जो पावर है उसको एनक्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये इश्यूज हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको सोल्व करके अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के काम करें, और देखो सेंटर में तो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता है। स्टेट में तो बहुत सारे स्टेट तो ऐसे होते हैं जो फाइनेंस कमीशन टाइम पर बनाते ही नहीं है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसीलिए 15 फाइनेंस कमीशन ने बात बोलती है कि अगर मार्च 2024 के बाद में अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाता है तो मार्च 2024 के बाद में उसको कोई भी ग्रांट नहीं दी जाएगी, कोई भी जो रेवेन्यू में जो पैसा बंटवारा होता है वो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर हम टैक्स के डिवीजन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जीडीपी का 0.2% जो है वो हम थर्ड टियर गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन है ना वो थर्ड टियर गवर्नमेंट के द्वारा उसका मेजर सोर्स है और वो उसको कलेक्ट करता है, लेकिन वो हमारे इंडिया में बहुत कम है और जीडीपी का 0.2% है। कंपैरिजन अगर किया जाए दूसरे नेशंस के थ्रू तो 3% है। तो क्या किया जाना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाया जाना चाहिए और स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको पैसा दिया जाना चाहिए। तो यही है, सेंटर को रीथिंक करना चाहिए जो भी उनके एक्शंस हैं उनके बारे में। इसके अलावा सेंटर को एक इनेबलिंग रोल प्ले करना चाहिए, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में नॉलेज को शेयर करना चाहिए और
जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके ऊपर हैवी रिलायंस होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, टैक्स का ज़्यादा बंटवारा होना चाहिए, टैक्स को अच्छे से बांटा जाना चाहिए और स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसके द्वारा हम डिसेंट्रलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं और अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन को इंक्रीज किया तो ह्यूमन कैपिटल को हम इनडायरेक्टली इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारी एक रिजल्ट आया है कि अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया है, जिन भी देशों ने अपने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया है वहां पर जो ह्यूमन कैपिटल लेवल है वो काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है यूटी से रिलेटेड। यहां देखिए यूटी से रिलेटेड आर्टिकल है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो हमारी यूटी है वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर नई लेफ्टिनेंट गवर्नर आती हैं, वो उनको फ्लोर टेस्ट के लिए बोलती हैं। फ्लोर टेस्ट पर ये अपनी मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाते हैं और वी नारायण सामी की जो सरकार थी वो डिसोल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, गिर जाती है, मतलब उनकी सरकार। देखो सेम इसी तरीके का प्रोसीजर 2-3 सालों में हम बहुत बार रिपीट होते हुए देख चुके हैं। जैसे कर्नाटका में सेम इसी तरीके का प्रोसीजर रिपीट हुआ और जो मध्य प्रदेश है उसमें भी ऐसे ही हुआ और राजस्थान में भी ऐसी कोशिश की गई थी, हालांकि वहां पर सरकार नहीं गिर पाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की नारायण सामी के जो मेंबर्स थे, जो उनकी पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने क्विट कर दी अपने सीट से और वो शामिल हो गए बीजेपी सरकार में। हालांकि जो विरोधी जो पार्टी, अपोजिशन पार्टी, किसी ने भी यहाँ पर कोशिश नहीं की है कि वो सरकार बना पाए। तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि यूटीज को लेकर के ये प्रॉब्लम है क्यों, ऐसे क्या परेशानी आती है कि यूटीज को बनाया जाता है और फिर वहां पे सेंटर अपनी पावर को दिखाता रहता है। देखो कुछ यूटीज ऐसी हैं जहां की जो जनता है वो ये चाहती है कि वो डेमोक्रेसी की जो एस्पायरेशन है ना उनको कंप्लीट किया जाए। तो आर्टिकल 239 के तहत उनको एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर नियुक्त करके, एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करके वहां की सरकार नहीं चलाई जा सकती, वहां को डायरेक्ट यूनियन के अंडर नहीं रखा जा सकता। इसीलिए 1962 में आर्टिकल 239A को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें ये बोला गया कि कुछ यूटीज के लिए लेजिस्लेचर को क्रिएट किया जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेचर यूटीज के लिए। अब ये जो यूटीज के लिए जो लेजिस्लेचर क्रिएट की गई है ना वो एक इलेक्टेड बॉडी होगी। ये आर्टिकल 239A में बताया गया है, इलेक्टेड बॉडी होगी। अब इलेक्टेड बॉडी में पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड हो सकती है। इसके अलावा ये जो लेजिस्लेचर है, इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है ना उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना, मतलब लेजिस्लेचर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना भी लेजिस्लेचर हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 239A में बोला गया है। तो ये तो देखो स्टेटमेंट ही, आर्टिकल 239 में जो बात ए में 239A में जो बोला गया है ना वो तो एक दूसरे के कंट्रास्ट है, एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। ठीक है, अब कंट्रास्ट कैसे हैं पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट बना सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना लेजिस्लेचर बना सकती है और लेजिस्लेचर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बना सकता है। तो ये क्या हुआ, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से बनाओ भाई, लेजिस्लेचर में ही से ही तो लोगों को निकाल करके आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बनाते हो ना। जो लोग इलेक्ट होकर के आते हैं या नॉमिनेट होकर के आते हैं उन्हीं में से तो आप लेते हो, मतलब उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो लेजिस्लेचर के या फिर पार्लियामेंट के सदस्य होने चाहिए। तो ये तो आपके जो वर्ड्स है ना वो ही कॉन्ट्ररी है। दूसरा आपने बोला कि जो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो बनाई जाएगी यूटी में वो पार्शली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड। अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड। या तो आप रेशियो डिसाइड करो कि किस रेशियो में आप नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। मान लो 100 मेंबर है, किसी भी यूटी में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर की आपने लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर दी। अब उसमें से 85% 85 सीट्स के लिए इलेक्शन हो और 15 सीटों के लिए नॉमिनेशन हो तो चल जाएगा। अब आप 60 सीटों के लिए तो बोलो कि नॉमिनेशन होगा और 40 सीट के लिए होगा बोले इलेक्शन होगा, तो ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई है कि देखो नॉमिनेशन तो हमारी राज्यसभा में भी होता है,
नॉमिनेशन हमारी राज्यसभा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बताया गया है कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, इनके आधार पर लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नंबर संख्या फिक्स है 12। लेकिन यूटी की जो लेजिस्लेचर है उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो चाहे जिसको नॉमिनेट कर सकती है, जो उसको सुटेबल होगा उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन की कोई बात नहीं है। और किसको नॉमिनेट करेंगे किसको नहीं करेंगे इसके लिए कंसल्ट की भी आवश्यकता नहीं है। ये इशू उठा था। पुदुचेरी की जो लेजिस्लेचर है उसमें 33 मेंबर्स हैं, 30 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड। अब सेंटर की गवर्नमेंट ने 3 को नॉमिनेटेड कर दिया बीजेपी मेंबर्स को, और गवर्नमेंट के साथ में यूटी की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्ट भी नहीं किया। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। के लक्ष्मी नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि वो यूटी के साथ में कंसल्ट करेगा, वो चाहे जिसको नॉमिनेट कर सकता है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी सेम पावर होगी जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स को है। तो ये इशू हो गया नॉमिनेशन से रिलेटेड। अब है एडमिनिस्ट्रेटर की पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटर की पावर से क्या प्रॉब्लम है? सेंटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर को यूटी में अपॉइंट किया जाता है। अब वहां पर गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर का है। मान लो विरोधी पार्टी है अगर वहां गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में होता है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और एलजी जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट है। अब उनके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो एलजी लेकर के चला जाता है। अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जा सकता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट तो काम करता है जो यूनियन गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस के आधार पर। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो किसका, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसी की हर चीज में चल रही है। तो ये तो गलत है। आप वहां पर डेमोक्रेसी क्रिएट करके बात कर रहे हो और डेमोक्रेसी दे नहीं रहे हो। एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि एडमिनिस्ट्रेटर को पावर है कि वो सेंटर के पास में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल इशू को भेजने लग जाएगा। मान लो प्रॉब्लम ये है कि ये चेयर यहाँ नहीं रखी जानी चाहिए, जो राजभवन है, जो कुछ भी, मान लो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ये सड़क यहाँ से निकलेगी, सरकार ने पास किया, लॉ बनाया, और सरकार ने ये मतलब काम करने के लिए कोशिश की, यूटी की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने टांग घुसा दी, बोले नहीं मुझे तो प्रॉब्लम है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, और चला जाएगा किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। अब एलजी किसका है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट है। प्रेसिडेंट तो काम करता है किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस के थ्रू। तो एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट फिर अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर घुसाएगी, और हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो जाए? टकराव हो जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी पावर जो दे रखी है उनको मिनिमम तरीके से यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हर जनरल इशू में आप अपनी प्रॉब्लम को घुसा दोगे। अब ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, इनको सोल्व करने की कोशिश की जाए। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी पावर दे रखी है कि वो हर प्रॉब्लम में, हर जो भी इशू है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनको ही डाइल्यूट करने के लिए, उनको ही डिलीट करने के लिए इस आर्टिकल में बोला गया है। मतलब आप डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे हो ना, यूटी इसीलिए तो बनाए गए थे ना कि वहां की जो जनता है उनकी डेमोक्रेसी की जो एस्पायरेशन है ना उनको पूरा किया जाए, उनको पूरा किया जाए। तो उनको तो आप पूरा ही नहीं कर रहे हो, उनको आप पूरा कहाँ कर रहे हो, उनको तो आप ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो लास्ट में यही बोला गया है कि जो सेंट्रल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंदर जो पावर है, जो कंट्रोल है सेंट्रल का उसके ऊपर, उसके थ्रू तो यूटी में कभी भी काम नहीं हो सकता। यूटी में आपने जो सरकार बना रखी है उसमें कभी भी काम नहीं होगा। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिनको अगर रिमूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यूटी में भी डेमोक्रेसी हो और वहाँ के लोगों की एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो आपको ये डिलीट करने ही होंगे, तभी वहाँ पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।